नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल्स। हम थे वो थी, जिसका पब्लिशिंग नेम है बारिश के वो 66 साल, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा। ये उनकी हमारे साथ दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक, जिसका नाम था राख की गंगा, उसे आप सभी ने खूब सराहा। उम्मीद है कि यह भी आपको बेहद पसंद आएगी। इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा, आदित्य तिवारी, चाहत ओझा, मानसवी और निशांत गेरी ने। इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूं, लेखक ने कुछ पंक्तियां तुम्हारे लिए लिखी हैं। तुम पूछती हो ना कि मैं शायरी, कविताएं, कहानी और बातें कहां से लाता हूं। पेड़, फूल, बादल, आसमान, दरिया, चांद और उन्हीं में कहीं तुम। माँ मैं नदी किनारे खेलने जा रहा हूँ। बेटा समीर, बेटा छाता तो लेते जाओ, बारिश होने वाली है। समीर की मां पीछे से छाता लेते हुए आती है, लेकिन समीर तब तक जा चुका होता है। जुलाई का महीना है और बरसात अपने जोर पर है। दिन के किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश हो सकती है, और ये समीर है कि कभी अपनी मां की बात नहीं सुनता, कभी भी छाता लेकर बाहर नहीं जाता। बादलों के गड़गड़ाहट के बीच समीर अपनी साइकिल को लिए मजे से नदी किनारे निकल जाता है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और मिट्टी से बेहद अच्छी खुशबू आ रही है। दूर कहीं जोरों से बिजली कड़क रही है। नदी का बहाव तेज है और उसकी आवाज सड़क के पार से भी सुनी जा सकती है। समीर कुछ ही देर में नदी किनारे पहुंच जाता है। अरे यार, आज फिर नहीं आए ये लोग, हमेशा झूठ बोलते हैं। समीर खुद में ही बुदबुदाता है और फिर नदी के पास बने एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। उसके दोस्त उसे कहीं नजर नहीं आते। इन दिनों बारिश ज्यादा होने के कारण ज्यादा लोग नदी के पास नहीं आते। समीर नदी के बहाव को देखने लगता है। नदी की लहरें बहुत तेज हैं और समीर को काफी दूर से ही उनकी तेज आवाज सुनाई देती है। इतनी ही देर में बारिश तेज होने लगती है और समीर भागकर एक पेड़ के नीचे जा खड़ा होता है। आज फिर माँ से बात सुननी पड़ेगी। वो पीपल के कुछ पत्तों से अपना सिर ढकने की कोशिश करता हुआ नदी को देखने लगता है, लेकिन तभी कुछ पल के लिए उसे नदी में एक परछाई जैसी दिखती है। वो उसे गौर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश तेज होने के कारण उसे साफ नहीं दिखाई देता। मगर उसे इतना समझ आ जाता है कि वो प्रतिबिंब किसी लड़की का है। कुछ पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। वो अपनी आंखों से बारिश का पानी हटाते हुए दोबारा देखता है और उसे दोबारा वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो उसे घूरता है और समझने की कोशिश करता है। उसके मन में कई सवाल थे जो वो वहीं पता करना चाहता था, लेकिन कुछ ही क्षण में वो परछाई गायब हो जाती है। वो कुछ देर वहां अचंभित सा खड़ा रहता है और फिर बारिश के शांत होते ही वो तुरंत साइकिल लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। माँ वो घर पहुंचते ही अपनी मां को ढूंढता है। फिर आज भीग कर आया है ना तू? कल से तेरा बाहर जाना बंद। शैतान कहीं का, सारा घर गीला कर दिया है। उसकी मां गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है, माँ आज मैंने जल परी देखी। बात को मत बदल। मैंने बोल दिया ना, कल से तू बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। समझ आई मेरी बात? माँ तुम्हारी कसम, नदी में लड़की थी एक। समीर कपड़े से खुद को सुखाते हुए बोलता है। हट पगली, बारिश देख रहा है कितनी हो रही है। अब क्यों कोई नदी में जाएगा? नदी तो ऐसे बह रही है मानो सारा शहर ले डूबे। ऐसे में कोई इंसान नहीं, जरूर तुझे आंखों का धोखा हुआ है। समीर की मां ये बोलते हुए उसके हाथ से तौलिया लेकर अंदर चली जाती है। समीर पूरी शाम पूरी रात वही सोचता रहता है। उसे पक्का पता है कि उसकी आंखों को धोखा नहीं हुआ है। वो ये निश्चय कर लेता है कि वो कल फिर वहां जाएगा और इस बार अच्छी तरह देख कर आएगा।
अगला दिन भी वो हड़बड़ाहट और शाम होने के इंतजार में बिताता है। उसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। वो पूरे दिन स्कूल में भी चुपचाप बैठा रहता है। वो कई बार चाहता है कि अपने दोस्तों से पिछले शाम की बातें करे, पर यह सोचकर कि वो लोग कहीं मजाक न बनाए, वो चुप ही रहता है। और फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो सीधा नदी किनारे पहुंच जाता है। वो घर नहीं जाता, ये सोचकर कि उसकी मां कहीं उसे शाम को आने न देगी। वो पूरी दोपहर नदी किनारे ही बैठा रहता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है। शाम होते ही बारिश शुरू हो जाती है और वो फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ ही देर में उसे फिर वही प्रतिबिंब, वही परछाई नदी में दिखाई पड़ती है। वो उसे देखते ही चिल्लाने लगता है, हेलो, कौन हो तुम? इधर देखो, इधर। वो दौड़ता हुआ नदी के पास चला जाता है। उसे ठीक कुछ दूर पर कमर तक पानी में डूबी हुई एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। समीर को लगता है कि यह कोई जलपरी ही है। वो बड़े आश्चर्य और उत्सुकता से उस लड़की को देखने लगता है। लड़की की आंखों में समीर को घबराहट और डर दिखाई देता है। वो आगे कुछ नहीं बोलता और उसे बाहर आने को कहता है। लड़की समीर का हाथ थामे नदी से बाहर आती है। बारिश बहुत तेज होने के कारण समीर उसे पेड़ के नीचे चलने को कहता है और वो लोग दौड़ते हुए वहां पेड़ के नीचे चले जाते हैं। अब समीर उसे दौड़ता देख तो ये समझ जाता है कि वो कोई जलपरी नहीं है, बस एक आम सी लड़की है। समीर कहता है, क्या हुआ? आत्महत्या करने की क्या वजह है? आत्महत्या? हम क्यों करें आत्महत्या? मरे मेरे दुश्मन। लड़की कुछ चिढ़कर मुंह टेढ़ा करके बोलती है। तो इतने खराब मौसम में नदी में क्या कर रही थी तुम? समीर अपने हाथों से बालों को झाड़ते हुए बोलता है, पता नहीं मौसम कैसे खराब हो गया। हम तो नहाने आए थे और कल भी ऐसे ही अचानक से मौसम बिगड़ गया था और फिर तुरंत ही ठीक हो गया। तुरंत ठीक हो गया? कल तो पूरी रात बारिश हो रही थी। लड़की इस पर कुछ नहीं कहती। तभी बारिश की गति भी थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, कल भी वो तुम ही थे क्या नदी में? किस समय? कल करीब इसी वक्त। हाँ, हम ही थे। और क्या मतलब तुम ही थी? तुम यही करते हो, नहाते स्त्रियों को देखते हो। लज्जा नहीं आती तुम्हें? लड़की अपने बालों को समेटते हुए कहती है, तो गायब कहाँ हो गई थी? गायब हो गए थे? हाँ हाँ, खूब समझते हैं तुम जैसे लड़कों को। बात ना पलटो, बेशरम। समीर उसकी बातों में जैसे खो सा जाता है। उसने इतनी मासूम और खूबसूरत लड़की पहले कभी न देखी थी। बात बात पर उसका मुंह घुमाना, आंखें चलाना, बालों को समेटना समीर को उसकी प्यारी प्यारी बातों में डुबाने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ नहाते हुए? यहाँ तो हम लोग हर रोज क्रिकेट खेलते हैं और ये नदी नहाने के लिए है क्या? जानती भी हो कि कितना कूड़ा कचरा और फैक्ट्री से केमिकल यहाँ फेंके जाते हैं। यहाँ नहाना खुदकुशी से कम थोड़ी है। जाओ जाओ झूठे कहीं के। सुबह से हम ही मिले हैं क्या पागल बनाने को? सालों से पीते आ रहे हैं यहाँ का पानी हम लोग। और खबरदार, जो एक शब्द और कहा माँ के बारे में। और क्या खेलते हो? मालूम नहीं तुमको कि यहाँ आदमियों का आना सख्त मना है। समीर उसकी बाकी बातें छोड़कर सिर्फ इतना कहता है, माँ? हाँ, माँ, हमारी नदी माँ। समीर को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। उसे ऐसा लगता है मानो ये लड़की पागल हो और घर से भाग आई हो। उसे उस पर बड़ी दया आती है और वो सोचता है कि क्यों ना इसे घर पहुंचा दूं। अच्छा, घर कहाँ है तुम्हारा? चलो हम छोड़ दें। यही है, नदी के पास, और हम खुद चले जाएंगे। नदी पार? पुल पर रहती हो क्या तुम? समीर हंसकर कहता है। पुल? अरे वहाँ है, वो देख। लड़की बोलते हुए नदी के उस पार देखती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि नदी के उस तरफ उसे एक पुल और उस पर चल रही ढेर सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं। वो अचंभित होकर चुप हो जाती है और फिर समीर को देखने लगती है।
समीर उसे परेशान देखकर बोलता है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? अच्छा पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। हाँ। लड़की बड़ी परेशान सी होकर समीर को देखती है। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। वो बार बार अपनी आंखों को दबाती है और बार बार नदी के पार देखती है। यही तो था मेरा घर, यहीं कुछ दूरी पर। ये सब क्या है? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? समीर उसे शांत करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। हमारा नाम चित्रा है। गुड। अच्छा तो चित्रा, मेरा नाम समीर है। तुम फिक्र मत करो, तुम अपने घर जरूर जाओगी। अब अपने पापा का नाम बताओ। हमारे बाबूजी का नाम नारायण प्रसाद है। वेरी गुड। अब अपना पूरा पता बताओ। पता? वो तो नहीं पता। हाँ, बस अपने गांव का नाम पता है, अमरावली। अमरावली? ये कहाँ है? अमरावली नाम का तो कोई गांव आसपास नहीं है। समीर कुछ आश्चर्य से पूछता है। चित्रा इस पर कुछ नहीं कहती और पहले से ज्यादा परेशान और हताश दिखने लगती है। अच्छा मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर कुछ पता है? कुछ याद है? समीर दोबारा पूछता है। मोबाइल? अब ये क्या होता है? तुम्हें मोबाइल भी नहीं पता? समीर थोड़ा गुस्से में पूछता है, लेकिन समीर के इस तरह बोलने पर चित्रा की आंख भर आती है और समीर को एहसास होता है कि उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा परेशान मत हो, ये बताओ कि तुम्हारे घर के आसपास क्या सब है? समीर कुछ रुक रुक कर कहता है। करीब 50 घर होंगे। मेरे घर के पीछे से ही एक कच्ची सड़क है, जहाँ से हर रोज बाबूजी बाजार जाते हैं अपनी बैलगाड़ी पर अनाज और सब्जियां बेचने। चित्रा बड़ी मासूमियत से कहती है। बैलगाड़ी? बैलगाड़ी कहाँ चलती है यार? अच्छा कौन सा जिला है वो बताओ। जिला? वो तो नहीं पता। चित्रा धीरे से बोलती है। जिला नहीं पता, मोबाइल नंबर नहीं जानती, बैलगाड़ी बोल रही हो, अमरावली गांव का नाम भी नहीं सुना मैंने। कुछ अजीब बता रही हो। अरे तुम कहीं महात्मा गांधी के ज़माने से तो नहीं हो? समीर कुछ चिढ़कर बोलता है। गांधी जी? हाँ, हम जानते हैं उन्हें। हमारे गांव भी आए थे। हमारे बाबूजी उनके शव यात्रा में भी गए थे पिछले साल। मगर गांधी जी तो 1948 में मरे थे, करीब 67 साल पहले। ये क्या कह रही हो तुम, पागल कहीं की? हाँ तो अभी 1949 ही तो चल रहा है। पागल तुम ही हो। चित्रा आत्मविश्वास के साथ कहती है। समीर मन ही मन सोचता है कि ये लड़की सच में पागल है। अभी 2015 चल रहा है और ये कह रही है कि इसने गांधी जी को देखा है और वो इनसे मिली है, जो कि नामुमकिन है। समीर इसके बाद कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपने बाबूजी की कसम खाते हैं, हम सच बोल रहे हैं। और ये कहते कहते चित्रा रोने लगती है। देखो, या तो तुम पागल हो या तो फिर तुमने टाइम ट्रैवल किया है। समीर कुछ रुक रुक कर कहता है। टाइम ट्रैवल? अब भला ये कौन सी बला है टाइम ट्रैवल? अरे समय में आगे पीछे जाना। देखो अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम अपने समय से करीब 66 साल आगे आ गई हो। समीर आसमान को देखते हुए बोलता है। ये कैसे हो सकता है? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चित्रा आंसू पोंछते हुए कहती है। अरे हो सकता है, इसे मल्टी डायमेंशनल टाइम बेंडिंग कहते हैं। जब कोई एक डायमेंशन का टाइम किसी कारण से बेंड हो जाता है तो एक लूप बनता है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ कि जब तुम नदी में नहाने आई थी तो तुम क्या सोच रही थी? पर इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें ये बताओ कि हम घर कैसे जाएंगे। अरे फर्क पड़ता है, तुम बताओ ना। हम घर से भाग जाने का सोच रहे थे। हम चाहते थे कि हम गायब हो जाएं। गायब? क्यों? मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं और वो लड़का हमें ज़रा भी पसंद नहीं है। वो हमसे उम्र में बहुत बड़ा है। चित्रा बड़े दुख के साथ कहती है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? समीर बताओ ना। देखो ये नदी टाइम डायमेंशन है और छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा।
अभी तुम नदी में ठीक उसी जगह जाकर डुबकी लगाओ जहां तुमने पहले लगाई थी, और अपने घर अपने गांव के बारे में सोचते रहना। समीर उसके कंधे पर अपने हाथों से नदी की तरफ धक्का देते हुए कहता है। पर मुझे जानना है कि ये हुआ कैसे, मुझे समझना है, मुझे बताओ तो। अभी नहीं, अब जब तुम अगली बार आओगी तब। अगली बार? अब शायद अगली बार ना हो। और अब अगली बार क्यों होगा? मुझे नहीं पता, शायद हो जाए। मैं किस्मत पर छोड़ना चाहता हूँ। अगर तुम अगली बार आई तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी मैंने जैसा कहा वैसा करो, जाओ। समीर उसे फिर धक्का देते हुए कहता है। न जाने क्यों पर चित्रा का दिल जाने को कर भी रहा है और नहीं भी। वो नदी के ठीक उसी जगह जाकर पानी में डुबकी लगाती है जहां उसने पहले लगाई थी। डुबकी लगाते ही वो आंखें खोलती है, लेकिन उसे फिर से समीर ही दिखता है। दिल से घर जाने का सोचो चित्रा, दिल से। समीर चिल्लाकर कहता है। समीर चित्रा को दोबारा से पानी के अंदर जाते देखता है और एक पल के अंदर चित्रा उसकी नजरों के सामने से ओझल हो जाती है। समीर जो काफी देर से सांसें थामे खड़ा था, वो एक लंबी और गहरी सांस लेता है और मुस्कुराकर वापस अपने घर लौट जाता है। अब आगे कहानी में क्या हुआ? क्या चित्रा समीर से दोबारा मिल पाई? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा कहानी के दूसरे भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जल्द ही ज्वाइन करें सुनो कहानी मेंबरशिप को और पाएं इस कहानी का अर्ली एक्सेस, जिसे लेकर आप पूरी कहानी को एक साथ सुन सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।